आज का जो स्टडी प्लान है वो मेरा ये है कि पहले सेशन में जो है ना मैंने आपको मैकेनिक्स के बारे में बताना है कि आप इसमें क्या प्रिपेयर करें। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि मुझे इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, और जिसमें इंटरेस्ट ना हो वो पढ़ाना नहीं चाहिए। ठीक है ना, ऐसे काम खराब होता है। मैकेनिक्स शुरू से ही मुझे इतना इसमें कोई इंटरेस्ट, कोई शौक नहीं है इसका ज्यादा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या क्या इसमें से प्रिपेयर करें। ठीक है, तो ये बीएससी में पढ़ी जाती है बुक, सबको पता होगा। अगर बीएस वाले पढ़ते हैं तो बीएस के स्टूडेंट्स इसको क्लासिकल मैकेनिक्स के कोर्स में पढ़ते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स के कोर्स में पढ़ते हैं। जी, स्क्रीन किस किस को शो नहीं हो रही, और ये बताएं कि किसको शो हो रही है। सर शो हो रही है। ठीक है, जिसको स्क्रीन शो नहीं हो रही वो बाद में वीडियो देख सकता है, या दोबारा ऑफ करके ऑन करें मीटिंग तो आपको नजर आ जाएगा। ये बहुत अच्छी बुक है मैकेनिक्स की। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 जो है, इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं, मैं आपको निशान वगैरह लगवा देता हूँ, आप इसको बाद में प्रिपेयर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1, ये रेस्ट मोशन की बेसिक डेफिनेशन है। ये नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है वेलोसिटी, सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है एक्सेलरेशन, पोजीशन वेक्टर है ना ये आर ऑफ टी। ये बेसिक बेसिक डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। फोर्स की डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को जस्ट आप कर लेंगे तो काम चल जाएगा। मैकेनिक्स क्या होती है ये इसके बारे में इसकी जो है ना इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ये न्यूटन के जो लॉज होते हैं, न्यूटन के लॉज की डेफिनेशंस, और जैसे जो सेकंड लॉ है, लोग लिखते हैं ना एफ इज इक्वल टू एम में मास एंड एक्सेलरेशन, तो ये लीनियर मोमेंटम का फार्मूला, इस तरह के छोटे छोटे फार्मूलाज हैं। ये इस तरह के फार्मूलाज आप करें। चैप्टर 1 जो है ना इसका करने वाला है। ये थर्ड लॉ क्या होता है, स्टेटमेंट जो लिखी हुई है, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, ये हो गया थर्ड लॉ। ये न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, जी एम एम ओवर आर स्क्वेयर। सही हो गया। डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ये तो नाइन्थ की फिजिक्स में भी है। हाँ, अब यूनिट्स एंड डायमेंशन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप करें। सिस्टम ऑफ यूनिट्स आप देखें कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स कितने हैं। ठीक है ना, फुट पाउंड का सिस्टम है, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम है एक, और एक दूसरा भी होता है। आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। मतलब सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, ये पैराग्राफ आपने सारा तैयार करना है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। डायमेंशन वाला भी पढ़ना है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि इस तरह का एक क्वेश्चन हमें 2020 के पेपर में आया हुआ है, कोई डायमेंशन वाला, थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है। आप देखिएगा डायमेंशन वाला टॉपिक। ठीक है, ये जैसे एग्जांपल्स होती है ना, जैसे इस एग्जांपल में उसने डायमेंशन निकाली हुई है इस चीज की, तो कैसे निकाली है आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रहा क्योंकि मैंने आपको शुरू स्टार्टिंग में बताया कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ये डायमेंशंस आपने इसकी तैयार कर लेनी है।
आगे एग्जाम्पल 3 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और एक सेकेंड, चैप्टर 2 आप छोड़ दें, चैप्टर 3 भी छोड़ दें। ठीक है, हाँ, अब ये सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी वाला चैप्टर नंबर 4 जो है ये आपने करना है। जैसे मैं आपको मैकेनिक्स के बारे में बताता हूँ, फिर हम फंक्शनल एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट करते हैं। बस ये मैं आपको बता दूं कि आपने मैकेनिक्स बीएससी और एमएससी में से कितना करना है। ये आ गया चैप्टर नंबर 4, सेंटर्स ऑफ मास एंड ग्रेविटी। इसको आपने तैयार करना है। ये सेंटर ऑफ मास का ये जो लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम का फार्मूला है। जैसे ये देखें, ये 2 पार्टिकल्स ऑफ masses 1 and 2 pound, ये देखें ना, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये लीनियर मोमेंटम है, ये 2 पार्टिकल्स का इसने निकाला हुआ है। मैस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है और 2 को 3 से और इनको प्लस कर देना है। इस तरह के छोटी छोटी टेक्निक्स बुक आपको मिल जाएगी। लेक्चर के बाद मैं ये बुक निशान लगाई हुई बुक आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है, ये आपने इसको कर लेना है तैयार। ये जो थ्योरम लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। जैसे मैं टेस्ट आपके बनाता हूँ तो उसमें ट्रू फॉल्स वगैरह देता होता हूँ आपको, इस तरह आ जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाती है ना, ऑप्शन में वो ब्लैंक लिखना होता है जो उसका आंसर होता है। ठीक है, सेंट्रॉइड का फार्मूला ये, उसके बाद ये देखे ना, ये दो दो पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं और 3 मैसेज हैं, तो सेंट्रॉइड निकालना है। तो इस एग्जांपल को आप सॉल्व करें, बाय हैंड करें, ताकि आपको सेंट्रॉइड निकालना आ जाए। उसके बाद सेंटर ऑफ मास है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में। हाँ, अब आपने याद क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे आपने याद करना है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन रॉड क्या होता है। इसमें आपने कैसे करना है, अब देखें, यहाँ पे वो जो इंफॉर्मेशन लिख रहा है ना, वो किस चीज की लिख रहा है। सबसे पहले नंबर पे वो कह रहा है कि एम जो है ना वो मास है। अब एम की जगह कोई वैल्यू हो सकती है, एल जो है वो लेंथ है, अब लेंथ भी कोई नंबर हो सकता है। तो अब आपने ये नहीं देखना इसने कैसे इसको सॉल्व किया, आपने जस्ट इस चीज को याद रखना है कि थिन रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है, अगर उसका मास एम हो और लेंथ एल हो तो आंसर क्या आता है। तो जी आंसर हमारे पास आ गया, कहाँ पे गया, ये उसने कुछ चीजें निकाली हुई हैं, इफ की कंडीशन लगाई हुई है ना यहाँ पे, तो ये उसने इंटीग्रेट कर दिया है। ये देखें, चेंज है, इफ डेंसिटी ऑफ द रॉड एट द पॉइंट बी, पॉइंट एक्स इज रो, तो डेंसिटी को यूज करके उसने ये एक न्यू वैल्यू निकाली हुई है। प्रीवियस को आप छोड़ दें, इसको छोड़ दें, एक सेकेंड, इसको आप ना करें। ठीक है, आप इस चीज को याद रखें। ऐसा भी हो सकता है ना पेपर में आपको इसकी वैल्यू मिली हो 0 to L, ठीक है, 0 to L आपको इसकी वैल्यू मिली हो, ठीक है, और एक्स डी एक्स आपने, अब आपको एल की वैल्यू पता हो, ठीक है ना, डेंसिटी तो यही होती है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर लेंथ। अगर 3D, ये 2D में होता है ना, और अगर 3D में हो तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। सॉरी, ये 1D में होता है ना, 1 डायमेंशनल में लेंथ होती है, 3 डायमेंशनल में वॉल्यूम होता है, और 2 डायमेंशनल में होता है मास ओवर एरिया।
ठीक है, तो डेंसिटी के 3 फार्मूलाज होते हैं, इतना तो आपको आना चाहिए ना। तो डेंस, अब आपको मैस गिवन हो, ठीक है, किसी मल्टीपल चॉइस में मैस की वैल्यू गिवन हो, तो मैस को और लेंथ या एरिया जो भी गिवन हो आप यूज करके डेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे। एल भी आपको गिवन हो, जैसे 3, 4, 5 कुछ भी, तो इंटीग्रेट करके मैस से आप डिवाइड करेंगे, तो आपके पास एक्स, ये जो सेंटर ऑफ मैस है इसकी वैल्यू आती है। और होमोजीनियस रॉड हो तो फिर क्या, इसका इसके 2 फार्मूलाज है ना, फिर L/2 होगा, जस्ट आपने लेंथ को 2 पे डिवाइड कर देना है। स्टेटमेंट में लिखा होता है ना कि अगर एक रॉड होमोजीनस है, उसकी लेंथ इतनी है, तो आप उसका जो है ना सेंटर ऑफ मैस निकालें, तो जस्ट वो L/2 होगा। ये 4.5 जो है ना सेंट्रॉइड ऑफ द रॉड है, ये सेंट्रॉइड ऑफ द रॉड निकाला हुआ है, जो कि बाद में L/2 हो गया। तो इस तरह आपने ये पहला सेंटर ऑफ मैस निकाल लिया रॉड का। उसके बाद आपने जी, एक लैमिना है, लैमिना कोई टुकड़ा होता है, ठीक है ना, ये कोई कोई चीज है, जैसे आप कह लें कि कोई वुड का टुकड़ा है, तो ये एक लैमिना है, वुड के टुकड़े को हम लैमिना कहते हैं। तो इसका, ये इसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, आपने इसका सेंटर ऑफ मैस निकाल लेना है, ठीक है, ये इसने यहाँ पे निकाला हुआ है, इसको आप देखिएगा। उसके बाद सेंटर ऑफ मैस ऑफ अ सॉलिड, ये निकाला हुआ है, इसका फाइनल फार्मूला आप याद कर लें, ठीक है। ये उसने आगे एक्स कंपोनेंट लैदा, वाई कंपोनेंट लैदा, जी कंपोनेंट लैदा कर दिया है। उसके बाद ये सारे फार्मूलाज जो है ना, ये हमने भी याद किए थे कि अगर कोई पेपर में आ जाए तो वो हम अटेम्प्ट कर लें। मल्टीपल चॉइस में यही पूछते हैं ना कि इसका सेंटर ऑफ मैस क्या होता है। सिमेट्री वाला टॉपिक आप छोड़ दें, ठीक है। ये कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये कुछ क्रोलरीज छोटी छोटी लिखी हुई हैं, इनको आपने देख लेना है कि ये इनमें से भी पूछ लेते होते हैं। ये एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल 1 है थिन यूनिफॉर्म रॉड के बारे में है, ये एग्जांपल 2 रेक्टेंगुलर लैमिना है, एग्जांपल 3, ठीक है। जैसे ये है ना, अ यूनिफॉर्म वायर बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, देन द सेंटर ऑफ मास इज, तो वो ये होगा, ए को आप इसने डिफाइन किया होगा। इनको याद करने की टेक्निक ये है कि आपने अपने माइंड में ना एक मैप बनाना है, माइंड मैप उसको कहते हैं, एक नक्शा माइंड में बनाना होता है कि जो क्यू कैटेगरी की बुक है उसमें चैप्टर 1 में ये चीजें हैं, ठीक है। आप अकेले तन्हाई में बैठ के सोचें कि चैप्टर 1 में ये चीजें हैं, क्या मुझे इन सब के टॉपिक्स के नाम आते हैं। अगर टॉपिक्स के नाम आते हैं तो ये पहला मरहला पार हो गया। दूसरा मरहला होता है, अगर आपको टॉपिक्स के नाम आते हैं तो उनमें जो डेफिनेशन है क्या आपके ज़हन में वो आ रही हैं, ये दूसरा मरहला। तीसरा मरहला होता है उसका फार्मूलाज का, कि आपको फार्मूलाज आते हैं कि नहीं। और फिर चौथा मरहला होता है एक्स्ट्रा जो चीजें आ जाती हैं, एक्स्ट्रा एग्जांपल्स आ जाती हैं। जैसे ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में जो ए है वो क्या है, देखें, ए इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द इक्वल, किसी भी साइड की जो है ना लेंथ है, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की किसी भी साइड की जो लेंथ है ना वो ए है। तो इस ए को यूज करके आप सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं किसी भी यूनिफॉर्म वायर का। तो वो ए बाय 2 स्क्वायर रूट। अब आपको क्वेश्चन पेपर में आता है कि कोई आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, यूनिफॉर्म वायर बेंट हो रही है उस फॉर्म में, यूनिफॉर्म वायर बेंट, कोई वायर है ना, तो आप वायर को इस तरह से बेंट कर रहे हैं ना,
इस तरीके से। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बन गई। तो अब आपको वो कहता है कि ये जो लेंथ है, इस लेंथ को कह दें कि जी 5 सेंटीमीटर कह दें। अब आप 5 सेंटीमीटर यहाँ पे यूज करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5/2 टू स्क्वायर रूट। तो ये देखें एक नया क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है, इसलिए लिहाजा आप, ये चौथा मरहला होता है एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स का। तो ये एग्जाम्पल हो गई, ये वो एक्स कंपोनेंट था, ये वाई कंपोनेंट है। इन दोनों को यूज करेंगे तो सेंट्रॉइड आ जाएगा, मेरा ख्याल है कि यही होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ये है a uniform lamina whose boundary is a parallelogram। तो पैरेललोग्राम इस तरह बनी होती है, कोई इस तरह का टुकड़ा है जो लेमिना इस तरह का है कि जो पैरेललोग्राम जैसा। अब पैरेललोग्राम की एक साइड और दूसरी साइड की लेंथ डिफरेंट होती है ना, जैसे ये डिफरेंट है, ये और ये सेम होंगी आपस में, और ये सेम होंगी। ठीक है, तो इसका जो फार्मूले का आंसर आ रहा है एंड पे, आपने जस्ट उसको देख लेना है कि वो क्या आ रहा है आंसर। तो आंसर आ रहा है जी -a/10, -a/10 आ रहा है ना। तो आप जस्ट क्या करें कि अगर आपको a की वैल्यू गिवन हो तो आप आराम से डिवाइड कर लेंगे। सही है, तो आगे एग्जांपल 6 देखें, यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना। जो प्रीवियस एग्जांपल है वो कौन सा लेमिना है, वो है पैरेललोग्राम बाउंड्री है उस लेमिना की। और जो अगली एग्जांपल है, अगर मुझे इंटरेस्ट होता तो ये कोर्स मैंने आपको पढ़ा देना था, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको छोड़ना नहीं, आप कर लेना, क्योंकि बीएससी में इसमें से जो है ना एमसीक्यूज बन सकते हैं। ये उसने इसका निकाला हुआ है, आप इसको रीड आउट कीजिएगा। इसी तरह एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8 इसको देखिएगा। सही हो गया, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन भी नहीं आते, इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये छोटी स्टेटमेंट है, इस तरह का चांस है कि आ जाए, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। ये सॉलिड कौन है, राइट सर्कुलर सॉलिड कौन है, इसका आपने देख लेना है कि क्या सेंटर ऑफ मास और जो भी इसमें चीजें यूज हो रही हैं। हॉलो राइट सर्कुलर कौन है, जो प्रीवियस है वो सॉलिड होगी, सॉलिड है ना, सॉलिड मतलब अंदर से भी फिल है। और जो हालो कौन है, अंदर से खाली है, सिर्फ इसकी बाउंड्रीज हैं। तो इसका फार्मूला अलहदा होगा, उसका अलहदा होगा। जस्ट एंड वाली आप ये आपने याद करना होता है ना, 2/3h हालो कौन होगी तो 2/3h, और अगर सॉलिड कौन होगी तो 3/4h आ रहा है, 3/4h, ये सॉलिड के लिए और वो हालो के लिए। आवाज आ रही है या नहीं, एक मैसेज कर दे जरा, ताकि जिनको आवाज नहीं आ रही या तो वो अपना जूम अपडेट कर लें, या और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, थैंक यू। आवाज आ रही है स्टूडेंट्स को, जिनको नहीं आ रही, अब कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, वो मैं कैसे सॉल्व करूँ। ठीक है जी, यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फेयर है, और इसके आगे होगा कोई हालो हेमिस्फेयर, सर्कुलर आर्क है। ठीक है ना, ये वो उसका फार्मूला है। ये छोटे छोटे फार्मूलाज अगर आप एक पेज पे लिख लें तो सिर्फ एक पेज फिल होगा, तो ये पूरे चैप्टर जो है ना, पूरा चैप्टर उसमें, मेरा ख्याल है कि इस पूरी बुक के अगर फार्मूलाज भी लिखे ना 2-3 पेजेस आपके, या 1.5 पेज या 2 पेज लग जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, अब आपने कैसे इनको कवर करना है ये आपको पता है। ये हो गया एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 16, सेंट्रल मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर लैमिना ऑफ रेडियस a whose density। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा। ठीक है जी, एग्जाम्पल 16 है, सेंटर ऑफ मास ऑफ एन अर्क, एक अर्क का सेंटर ऑफ मास है। तो ये आप ये वाला टॉपिक भी आप करेंगे। नहीं नहीं, जो मैंने आपको बताया है ना, सिर्फ आपने वहां से करना है। मैंने चैप्टर 1 बताया है, उसके बाद हम चैप्टर 4 पे आ गए हैं, चैप्टर 2, 3
नहीं किया। मैं निशान इसलिए लगा रहा हूँ कि ये बुक मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से देख सकेंगे कि ये चीजें आपने करनी है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं मैकेनिक्स में से क्या करें, तो ऐसे बताया नहीं जाता। अब ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया तो वो इसको देख के फायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप करेंगे, सेंट्रॉइड निकाला हुआ है किसी अर्क का, किसी भी कर्व कर्व की अर्क का निकाला हुआ है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये अभी देखे ना, ये आपको कर्व का फार्मूला गिवन है, इस कर्व के फार्मूला को यूज करके इसमें आपने पुट किया है ना, तो ये एंड पे उसको डिवाइड करके सॉल्व कर रहा है, तो ये आ गया। अब एक ही वैल्यू गिवन होगी तो ये आंसर चेंज होता रहेगा। सही है, तो ये वो चीजें हैं जो इंसान अपने माइंड में सोचता है। क्रिएटिविटी इसी को कहते हैं। आपने क्रिएटिविटी, क्योंकि मल्टीपल चॉइस जो बनाए जाते हैं ना पेपर में, वो क्रिएटिविटी होती है। वो एज इट इज आ जाए तो ये किस्मत है, अगर एज इट इज ना आए तो आपने घबराना नहीं है। आपने अगर किया होगा तो एक ही वैल्यू पुट करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मोटिवेशन आपके लिए है। ठीक है, ये प्लेन रिजल्ट का भी सेंट्रॉइड निकाला है, सॉरी प्लेन रीजन रीजन। ठीक है ना, 2D में जो रीजन नहीं होता, ये जो ये ब्लैक एरिया आपको अंदर नजर आ रहा है, ये रीजन है, इसका उसने निकाला हुआ है सेंट्रॉइड। तो वो कैसे निकाला ये देखें, हाफ 1/2 ये इंटीग्रल है और ये दूसरा इंटीग्रल है, इनको डिवाइड किया हुआ है। एक्स की वैल्यू, अच्छा एक्स की वैल्यू में 1/2 नहीं आ रहा, वाई की वैल्यू में 1/2 आ रहा है। तो अगर आपको ए और बी गिवन हो, जस्ट ए और बी, मतलब अगर आपको ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, अभी ये प्रोसेस चल रहा है, फाइनल आंसर देखते हैं क्या निकलता है। तो ये देखें जी, फाइनल आंसर यहाँ पे आके निकला है। थीटा 1 भी आपको ए बी के अलावा थीटा की फॉर्म में भी गिवन हो सकता है, दो एंगल्स भी आपको गिवन हो सकते हैं। थीटा और रेडियस गिवन हो, मान लें कि आपको थीटा 1 थीटा 2 गिवन है, रेडियस गिवन है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मेहनत तो फिर करनी पड़ती है ना, कोई चीज ऐसे थोड़ी मिल जाती है, ऐसे भी मिल जाती है लेकिन मेहनत जरूरी होती है। ठीक है, ये उसने ये एग्जांपल देखे ना, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड सर्कल। कोऑर्डिनेट एक्सिस यही होते हैं ना, जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसने और इस सर्कल ने बाउंड किया हुआ है। तो सर्कल मान ले के यहाँ पे बन रहा है, तो अब अगर इसको हम मान लें, सॉरी सेंटर तो फिर इसका 0 है ना, तो ये 0 हो गया, रेडियस ए मान लेना, तो मेरा ख्याल है कि डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। अब इसने और कोऑर्डिनेट एक्सिस ने इसको बाउंड किया हुआ है ना, तो रीजन कैसा बनेगा सोचिए। हम्म, इधर डायग्राम बनाई हुई है, मेरा ख्याल है कि लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सर्कल ने और कोऑर्डिनेट एक्सिस ने बाउंड किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये या तो ये होगा बाहर वाला, ये सर्कल की बाउंड्री आ गई और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस की बाउंड्री आ गई, तो या ये मेरा ख्याल है कि ये अंदर वाला है, सॉरी ये है, ये एरिया है, इसकी बात हो रही है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गए, वाई एक्सिस ने भी बाउंड कर दिया, एक्स एक्सिस ने भी बाउंड कर दिया, और ये सर्कल रेडियस ए जो है इसका, इसने उसको क्या कर दिया, बाउंड कर दिया। यही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये पूरे सर्कल की इक्वेशन है, लेकिन इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने देखना है। तो अब हमने इसका क्या निकालना है, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड पीछे हमने फार्मूला देखा था, आप यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेना, जस्ट वाई की ये वैल्यू आ गई। तो एक्स कहाँ तक वेरी कर रहा है, एक्स एक्सिस पे ये ए है, 0 से ए तक वेरी कर रहा है। वाई कहाँ तक आ रहा है, 0 से ए तक, रेडियस तो ए ही है ना, तो ये 0 से ए तक दोनों को यूज कर लिया। थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे ना अपने माइंड से, तो आपको समझ आ जाएगी इन चीजों की।
तो जस्ट फार्मूला में वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। अब रेडियस अगर मैं आपको दे दूं, रेडियस की वैल्यू है जी 4, तो आपने जस्ट इस जगह पे 4 यूज करना है, इस ए की जगह पे आपने 4 पुट कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16/3 पाई। ये वाई बार आ गया। एक्स बार देख लें क्या आ रहा है। एक्स बार और वाई बार सेम है, यही एक्स बार है, तो सेंट्रॉइड क्या बन गया, 16/3 पाई कामा 16/3 पाई, अगर रेडियस की वैल्यू 4 हो तो ये सेंट्रॉइड बन रहा है। इस तरह क्रिएटिविटी आप अपने माइंड में सोच सकते हैं। ये एग्जाम्पल 2 भी आपने करनी है। बस इसको सॉल्व नहीं करना, स्टेटमेंट पढ़नी है, सोल्यूशन यहाँ से देख लेना है। मतलब अब आप इंटीग्रेशन तो सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, आप देखेंगे जी ये इसने स्टेप लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बाद ये आ गया, ठीक है, इसके बाद ये आ गया, मतलब सामने नजर आ रहा है आपको, और लास्ट पे सॉल्व करते करते जो फाइनल आंसर आया वो ये आ गया। बस बात खत्म। ठीक है, स्क्रीन पे नहीं लिखे, आप क्यों बच्चों वाले काम करते हैं। अब आप लेक्चरर बनने जा रहे हैं और आप स्क्रीन पे लिख रहे हैं। ये सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड रेवोल्यूशन, ठीक है, ये फार्मूला है, इसको इसको अब यूज करना है हमने। ये राइट सर्कुलर कोन है सॉलिड, इसका वो निकाल रहा है यहाँ पे, ये पहले भी निकाला था, यही था। सरफेस रेवोल्यूशन का सेंटर ऑफ मास है, वो कह रहा है कि जो सरफेस रेवोल्यूशन होता है ना उसका वाई कंपोनेंट 0 होता है। तो ये भी एक मल्टीपल चॉइस है। वो आपसे पूछ सकते हैं जी सेंट्रॉइड हो उसमें वाई कंपोनेंट क्या होगा, अगर ये हो सेंटर ऑफ मास किसी सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन का, तो ये वैल्यू है, एक्स कंपोनेंट इस तरह से आएगा। ठीक है, ये एग्जांपल 1 आप देख लें, जस्ट आंसर एग्जांपल 2 देख लें। तो ओवरऑल जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का चैप्टर है ये, मतलब चैप्टर 4 इन व्यू ऑफ मल्टीपल चॉइसेस। तो ये एग्जांपल आप देखें, ठीक है, ये जो ये बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स है ना इनको देखने की जरूरत है, ये एग्जांपल देखें। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये थ्योरम देखें, बस यहाँ तक, ठीक है, बाकी एक्सरसाइज में जाने की जरूरत नहीं है। ये छोटी छोटी जो स्टेटमेंट्स है ना ये एक्सरसाइज में आप उन चीजों को देख सकते हैं। हाँ, मैकेनिक्स मुझे भी बहुत जो है ना बुरी सी लगती है, इसलिए तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूँ, वो भी सिर्फ स्टूडेंट्स की डिमांड पे, कि वो बार बार पूछते हैं ना क्या करें क्या करें क्या करें, तो सिर्फ इस डिमांड पे मैं उनको कह रहा हूँ कि आप अगर ये चीजें कर लेंगे ना, तो अगर इसमें से 4-5 भी क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो 3-4 तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे उसमें से। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, चैप्टर 1 कर लिया, चैप्टर 4 कर लिया, ठीक है, एक सेकेंड, उसके बाद आपने डायरेक्ट जंप लगाना है चैप्टर नंबर 7 पे। ठीक है, 5-6 नहीं करना, चैप्टर 7 ये आपने कंप्लीट करना है, फुल करना है आपने एक्सरसाइजेस को निकाल के। ठीक है, इसी तरह चैप्टर 8 भी आपने पूरा करना है एक्सरसाइजेस को छोड़ के। सही है। अभी ये इतनी मैं आपको ना ये चैप्टर ओपन करके नहीं बता रहा, क्योंकि ये सारा करना है, इसमें से आपने एक्सरसाइजेस के अलावा हर चीज इसकी पढ़नी है, की नोट्स बनाने हैं, मतलब फार्मूलाज डिराइव नहीं करने, लेकिन फार्मूलाज को याद करना है। ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होता है वेलोसिटी का, उसकी वैल्यू क्या होती है वो याद रखनी है। नॉर्मल कंपोनेंट क्या होता है एक्सेलरेशन का या वेलोसिटी का, ये याद रखना है। रेडियल कंपोनेंट क्या होता है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या होता है, इन दोनों का ये आपने इनकी वैल्यूज याद रखनी है। फार्मूलाज लिखे होंगे आपको, चैप्टर जब आप ओपन करेंगे ना मिल जाएंगे। तो चैप्टर 9 में से जो करना है ना मैं आपको वो बता देता हूँ।
जी ये चैप्टर नंबर 9 आ जाता है। ये मेथड्स ऑफ डायनामिक्स हैं। इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे एक सेकंड, कोई इंपॉर्टेंट चीज आएगी ना, मैं आपको निशान लगवा देता हूँ। जैसे देखे ना, ये चैप्टर नंबर 5 में से हमने ये चीजें निकाली थी, रेडियल कंपोनेंट एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट एक्सेलरेशन के। ये उसने हवाला दिया होगा यहाँ पे 7.5, आर्टिकल 7.1 में हमने ये देखा था। मतलब मैंने तो आपको ओपन करके नहीं बताया, लेकिन ये होता है। ठीक है, अभी तक तो सारे लंबे लंबे क्वेश्चन है, तो मतलब नहीं। वर्क एनर्जी, वर्क पावर और एनर्जी का फार्मूला करना है आपने, अच्छे तरीके से करना है। कंजर्वेटिव फोर्स का फार्मूला करना है, ये होता है F इज इक्वल टू माइनस डेल वी। ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ फील्ड किसको कहते हैं, वी को। इसमें ये फार्मूला करना है, याद कर लेना है अच्छे तरीके से। ये थ्योरम देख लें आप, ये E इज इक्वल टू टी प्लस वी होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पीछे लिखा होगा। ठीक है ना, इसका फार्मूला आपने देखना है इसी चैप्टर में से। वी का फार्मूला देखना है। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसका फार्मूला ये है, W इज इक्वल टू माइनस एम जी जे, इसके इक्वल होता है। ठीक है, चॉइसेस कैसे आ सकती हैं। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ फोर्स किसके इक्वल होता है, माइनस एम जी। ठीक है, माइनस एम जी आई, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन माइनस एम जी, सॉरी जी की जगह हम ए कर लेते हैं, माइनस एम जी जे कर लो। नंबर 3 माइनस एम जी, ये प्लस कर लो ना, प्लस एम जी जे कर लो, और 4 में कर दो माइनस एम जी जे। अब इनमें से कौन सा ट्रू, ये वाला। ये देखे ना, ये फार्मूला है। हाँ ऐसा भी हो सकता है, माइनस एम जी 0 कामा माइनस एम जी, ऐसे। मतलब जे की वैल्यू होती है ना 0 1, तो मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये बन जाता है। तो इसकी जगह पे ये भी आ सकता है ना, 0 कामा माइनस एम जी। तो ये होती है क्रिएटिविटी, ये आपने खुद सोचना होता है। इस तरह के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में सोचा करेंगे और क्या बन सकता है इसका। आगे ये फार्मूला छोटा सा, प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसके मेन मेन फार्मूला जैसे ये लिखा हुआ है। देखें जी, मैकेनिक्स मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैकेनिक्स जो है ना, वो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो आप कर लें। अब कैसे करना है, पुराने रजिस्टर निकालें अपने, जब आपने बीएससी या बीएस किया था, टॉपिक्स कैसे कवर किए थे, वो आप देखें। ठीक है, आपकी फर्स्ट क्लास है ना, तो आप यूट्यूब पे मेरे सारे लेक्चर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स आपको गाइड कर देंगे, आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। ये थ्योरम आप करें। ठीक है, सेंट्रल फोर्स क्या होती है, इसके छोटे छोटे फार्मूलाज लिखे हुए हैं, छोटी छोटी बातें यहाँ पे, ये एंड पे जो रिजल्ट्स निकले हुए हैं। मैकेनिक्स की बुक आपको क्लास के बाद निशान लगे हुए मिल जाएंगे, आप टेंशन ना लें। ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम, ये आप देख लें। सही है, ये अस्सलाम वालेकुम सर। जी। सर होपफुली आज हम ये कवर कर लेंगे मैकेनिक्स को, जो मेन मेन पॉइंट आप बता रहे हैं। हाँ हाँ, मैकेनिक्स कवर करके हम फंक्शनल एनालिसिस भी स्टार्ट करेंगे। आप बोर क्यों हो रहे हैं, टेंशन ना नो लें। नो सर, ये होपफुली ये आज हो जाएगी, हम इसे कवर कर लेंगे। हाँ जी, होपफुली हो जाएगी, बस होने वाली है। ये सर है। फिर आप
पीडी भी पढ़ाएंगे या अभी हाँ फंक्शनल हाँ, स्टार्ट करेंगे? वो मैं पढ़ाता हूँ, पीडीज मैं पढ़ाता हूँ, ओडीज पढ़ाता हूँ, वो मैं पढ़ाऊंगा। आप टेंशन फ्री हो जाए ना, जो चीजें दे रहा हूँ उनको कवर करें बस। ठीक है, ओके सर, तैयारी आपकी हो इंशाल्लाह जाएगी। मैकेनिक्स ये, कर लेंगे हम। हाँ ये फार्मूला है। निशान लगाना बहादुरी नहीं है, बहादुरी ये है कि आप चीजों को ईमानदारी से अपने माइंड में उनको बिठाएं चीजों को। ठीक है, फिलहाल अगर आप पास हो जाते हैं ना, कुछ सब्जेक्ट्स आप बाद में भी सीख सकते हैं, मतलब रिटर्न पास करके इंटरव्यू में आप मेहनत करें, फिर इन चीजों में ज्यादा फोकस करें। फिलहाल जो करने वाला काम है ना, वो ये है कि इनको अपने माइंड में बिठाना है, किसी तरीके रिटर्न क्लियर हो जाए आपका। अगर कोई कंसेप्ट रह भी जाए तो कोई बात नहीं, वो बंदा चले इंटरव्यू में महीना डेढ़ 2 महीने मिल जाते हैं, तो बंदा तब कवर कर लेता है। समझ रहे हैं ना बात को? ये यस सर। यूनिट्स एंड डायमेंशंस ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये एफपीएस सिस्टम है, ये और ये सही हो गया। ये कुछ इसमें एग्जांपल्स लिखी हुई है उसने। ये सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, ये सारी बातें ये लिखी हुई हैं। ठीक है, और ये यहाँ तक तो आपने ये सारी चीजें चैप्टर 9 में से कवर कर लेनी है, ये एक्सरसाइज नहीं करनी। सही हो गया। अभी आगे भी मैं आपको बताता हूँ। मीटिंग का टाइम खत्म हो गया, मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, फिर बाकी इसकी चीजें डिस्कस करके तो आपको गाइड कर दे। आप दोबारा मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा।